दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम 8 जुलाई की करंट अफेयर्स के साथ साथ 7 जुलाई की करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से कहना कि जो लोग चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार आय असमानता में उल्लेखनीय कमी के चलते भारत को दुनिया का चौथा सबसे समान देश माना गया है। चौथा सबसे समान आय वाला देश माना गया है। भारत किस इंडेक्स के आधार पर यह स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है? तो चौथा सबसे समान देश जो माना गया है उसमें स्लोवेनिया है नंबर 1 पर, फिर स्लोवाकिया है, फिर बेलारूस है। चौथे नंबर पर भारत है और भारत को इसमें चौथा पोजीशन मिला है। अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड द 4th मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड ड्यू टू द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इनकम इनइक्वलिटी। आय की असमानता जो है वो प्रति व्यक्ति आय की असमानता वो कम हुई है, ऐसा माना गया है। तो वो इंडेक्स जो है, कौन सा इंडेक्स है इसको आधार पर ये किया गया है? तो ये है गिरी इंडेक्स। देखिए, गिरी इंडेक्स जो है ये इस इंडेक्स में अगर मान लीजिए 0 आता है ये, तो 0 कहने का मतलब है कि सभी को समान आय मिल रही है, यानी जो आय की असमानता है वो बहुत कम है, मतलब है ही नहीं, 0 है। यानी सभी व्यक्ति को जो प्रति व्यक्ति आय है सभी को बराबर मिल रही है। और अगर ये 100 हो जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ता हुआ 100 तक जाएगा, अगर 100 हो जाएगा तो आएगा कि एक ही व्यक्ति को संपूर्ण आय जो है एक व्यक्ति के पास ही जा रही है। ठीक है। अब इसमें जो इंडिया का गिरी कोफिशिएंट था या फिर कह सकते हैं गिरी इंडेक्स था, वो 28.8 था 2011-12 में, और अभी इस समय जो है 25.85 हो गया है। 25.5 हो गया है, इसलिए इसको जो है 4 देशों में शामिल किया गया है, चौथा स्थान दिया गया है। पहला है स्लोवेनिया, दूसरा है स्लोवाकिया और तीसरा है बेलारूस और चौथे नंबर पर भारत है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में जलमार्ग और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने जो है कितने करोड़ रुपए की पहल की घोषणा की है? ये नॉर्थ ईस्ट में पोर्ट्स को लेकर के शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर है जो सर्बानंद सोनोवाल। अनाउंस द इनिशिएटिव वर्थ हाउ मेनी करोड़ रुपीज टू बूस्ट द वाटरवेज एंड मैरीटाइम सेक्टर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में 7 स्टेट्स आते हैं जैसा कि हम लोग को पता है, और यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए की ये वहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट में इतना रुपया जो है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको कि खर्च किया जाएगा, इसको कैपेक्स में रखा गया है। और ये जो है समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अमृत भारत ट्रेनों में शामिल नहीं है? देखिए, नई ट्रेन आ रही है अमृत भारत। अमृत भारत में ये चलने वाली है पटना से दिल्ली, दरभंगा से लखनऊ चलेगी और सहरसा से अमृतसर चलेगी। ये 3 जो है अमृत भारत ट्रेन चलने वाली हैं, और इसमें जो है भागलपुर जमालपुर शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सभी लोग जानते हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो कैंसर के लिए जाना जाता है, कैंसर के उपचार के लिए ज़्यादातर जो फेमस है। और ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है कहाँ पे है? TMS बोलते हैं इसको, मुंबई में है। यहाँ पे हाल ही में किस संगठन के देशों के लिए कैंसर देखभाल के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कैंसर केयर फॉर द कंट्रीज ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है बिमस्टेक। अब बिमस्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ढाका में है।
याद रखिएगा, ढाका में, बांग्लादेश में ढाका राजधानी है बांग्लादेश की, टका वहाँ का जो करेंसी है। ठीक है, तो ये मिस्टेक नेशंस जितने भी है उनके लिए ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मुंबई में ये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है कंट्रीज। जनगणना 2027 का पहला चरण किस पर केंद्रित होगा? देखिए, जनसंख्या का जो एक तरह से देखा जाए कि जनगणना 2011 में हुई थी, तो उसके बाद जो है 10 साल में होने का जो इसका टेन्योर रहता है कि हर 10 साल में जनगणना करनी होती है, लेकिन इस बार जो है जनगणना 2027 में स्टार्ट होने जा रही है और ये अप्रैल 2026 में इसकी स्टार्टिंग होगी। फर्स्ट जो पहला चरण होगा इसका, यानी जो फर्स्ट फेज़ होगा वो अप्रैल 2026 में स्टार्ट होगा और इसमें 2 फेज़ हैं। तो इसमें फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में ही ये जनगणना होगी। इसमें एक खास बात और भी है इस जनगणना में कि जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल जो व्यक्ति के पास जो मोबाइल है उसी से वो जनगणना कर पाएगा, यानी जो भी कर्मचारी है जिसको इसमें लगाया जाएगा जनगणना 2027 में आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, वो अपने ही मोबाइल से वो उसको ऑपरेट कर पाएगा और जनगणना 2027 से डाटा जो है वो ले पाएगा। तो वो जो है डाटा को स्टोर जो है उसी में मोबाइल में ही कर पाएगा। तो निश्चित बात है कोई ना कोई ऐप होगा जिसके ज़रिए ये किया जाएगा, जिसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। हाँ, हालांकि इसमें आवास सूचीकरण और आवास जनगणना को भी शामिल किया गया है, हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस को। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस शहर ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत भारत की पहली QR कोड आधारित डिजिटल होम एड्रेस प्रणाली शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच सिटी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल होम एड्रेस सिस्टम अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन में अब QR कोड के माध्यम से जो है ये डिजिटल होम एड्रेस, तो होम एड्रेस जो है उसको QR कोड के माध्यम से जाना जा सकेगा। तो इसको जो है स्टार्ट करने वाली जो सिटी है वो है इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश में इंदौर। और हम लोग को ये भी बताया है कि सबसे जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया है वो इंदौर ही कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, तिब्बती धर्मगुरु है दलाई लामा, उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनाया है। इस अवसर पर PM मोदी सहित कई हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। और दलाई लामा का मूल नाम क्या है? तो दलाई लामा क्या है, एक तरह से 1957 की बात है जब नेहरू के टेन्योर में ये तिब्बत वाला मसला जो है बहुत ज़्यादा हुआ था और उसके बाद जो है दलाई लामा इंडिया आ गए थे। तो उसके बाद दलाई लामा बेसिकली क्या है कि जो बौद्ध धर्मगुरु है उनकी उपाधि है। तो जो इस समय दलाई लामा हैं उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। याद रखिएगा, इन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनाया है 7 जुलाई को। ठीक है, तेंजिन ग्यात्सो। नेक्स्ट आते हैं, 23वें राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान संगोष्ठी नेशनल स्पेस साइंस सिंपोजियम 2026 की मेजबानी किस संगठन द्वारा किस राज्य में की जाएगी? पहला तो आपको संगठन और उसके बाद राज्य भी बताना है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन विल होस्ट द 23rd एडिशन ऑफ द नेशनल स्पेस साइंस सिंपोजियम 2026 एंड इन विच स्टेट इट विल बी हेल्ड? ठीक है, तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, नैसैक। तो नैसैक जो है ये मेघालय में है और यहाँ पर ये संगोष्ठी जो है ये 23वीं राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान संगोष्ठी ये मनाई जाएगी यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के परमाणु नियामक AIRB ने हाल ही में किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर 2 स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टरों, जिसको बोलते हैं
भारी पानी कहने का मतलब है D2O, ठीक है। तो D2O के रिएक्टरों के लिए परिचालन लाइसेंस प्रदान किया है। तो इंडियाज न्यूक्लियर रेगुलेटर AERB has recently granted operation licenses to the two indigenous developed 700 megawatt pressurized heavy water reactor। तो पहला तो बात तो इम्पोर्टेंट है कि टू इंडिजीनियसली, ये दोनों जो है वो इंडिजीनियस है, यानी कहने का मतलब है भारत में ही बने हैं। और ये जो रिएक्टर है 700 मेगावाट के प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स, ये किस एटॉमिक पावर स्टेशन में इनका जो है निर्माण किया गया है और इसके जो है कहाँ पर जो विकसित हुए हैं, तो ये हुए हैं काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर दो है 700 मेगावाट के, ठीक है, प्रेशराइज हाई वाटर रिएक्टर। अब ये जो है काकरापार कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कुणालकुलम ये तमिलनाडु में है, न्यूक्लियर पावर हाउस, ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर वहाँ पर है। और कुणालकुलम के साथ साथ में ये रशिया के साथ में कुणालकुलम जो है, ये जब लग रहा था उस समय मेधा पाटेकर जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उन्होंने भी वहाँ पर जो है धरना दिया था, जो भी हो सकता है इससे जो है न्यूक्लियर फिल्म से मान ली रेडियो एक्टिव डीके होगा, मतलब रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की जो है कहीं ना कहीं से फिल्म से अगर निकलेगी तो ये खतरनाक हो जाएगा वहाँ पर, ऐसा माना गया था और इसके लिए जो है रोका गया था। मेधा पाटेकर ने उस पर जो है आंदोलन भी किया था, परंतु ये बाद में डेवलप हो गया। तो कुणालकुलम और दूसरा जो है कल्पक्कम, ये दोनों तमिलनाडु में है। रावत भाटा ये कोटा के पास राजस्थान में है। तारापुर सबसे पहला एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में लगा था। उसके बाद में नरोरा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसके अलावा तारापुर हो गया, काकरापार हो गया। तो ये काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, यहाँ पर जो है 700 मेगावाट के जो है रिएक्टर ये लगाए जा रहे हैं, है प्रेशराइज्ड हाई वाटर रिएक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जेनिफर सीमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जेनिफर सीमंस बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, ये बनी है सूरीनाम की, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। विच कंट्रीज हैव रिसेंटली ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB बेसिकली बनाया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक किनके द्वारा बनाया गया, जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, टोटल 6 सदस्य और जुड़ गए हैं, तो अब टोटल हो गए हैं 11 सदस्य ब्रिक्स के। उन 11 सदस्यों में से अभी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, इन दोनों ने जो है वो शामिल किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भगवंत मान द्वारा प्रस्तावित नए कानून में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी। बेअदबी कहने का मतलब है पवित्र ग्रंथों को जो है उनका जो है सम्मान ना करना और उनको जो है अदब से ना रखना, प्रॉपरली जो है उनको ना रखना, बल्कि उनका जो है एक तरह से अपमान करना। तो उसके लिए जो है कौन सी सज़ा प्रस्तावित की गई है। भगवंत मान, जैसा कि हम लोग को पता है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, तो व्हाट पनिशमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय भगवंत मान्स न्यू लॉ फॉर सैक्रिलेज ऑफ होली स्क्रिप्चर्स। तो यहाँ पर जो सज़ा बनाई गई है भगवंत मान ने बनाई है वहाँ पर पंजाब के लिए, तो आजीवन कारावास और मृत्युदंड की संभावना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी। इस सज़ा को इन्होंने बोला है कि अगर किसी प्रकार से जो पवित्र ग्रंथों की जो है नाकदरी करेगा या बेअदबी करेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आजीवन कारावास होगा या फिर मृत्युदंड की संभावना हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 3000। सेक्शन 3000 ये 3000 जो है किस संगठन द्वारा विकसित एक उच्च क्षमता वाला स्विच राउटर है। ये एक राउटर है, याद रखिएगा। और ये राउटर जो है कि राउटर के किस प्रयोग में आता है, राउटर जो है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज जो होते हैं प्रोवाइड करता है और इसके कारण से जो है इंटरनेट जो है हमें उपलब्ध हो पाता है। तो इंटरनेट को बनाए रखने के लिए इसको राउटर की ज़रूरत पड़ती है। अब सेक्शन 3000 इज अ हाईली कैपेसिटी स्विच राउटर डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अब ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, तो देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C.DOT, ठीक है।
सी डॉट के द्वारा बनाया गया है ये, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है T20 क्रिकेट में? वोमेंस में 100 विकेट जिन्होंने लिए वो पहली महिला खिलाड़ी थी दीप्ति शर्मा, ये फर्स्ट थी। अब सेकंड बनी है राधा यादव, ठीक है। तो राधा यादव सेकंड बन गई हैं जिन्होंने T20 सीरीज़ में, वोमेंस क्रिकेट में T20 सीरीज़ में जो है ये 100 विकेट इन्होंने लिए हैं, 100 विकेट्स जो है लेने वाली बन रही है, ठीक है। कैप्टन कौन है इस टीम का, इंडिया की टीम का? हरमनप्रीत कौर है, ठीक है। और जो बेस्ट जिसको कहा है कि बैट्समैन का अवार्ड जो है वो जीता है, किसने जीता है? स्मृति मंदाना ने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? हाउ मच फंडिंग हैज़ द ग्रीन क्लाइमेट फंड अप्रूव्ड फॉर क्लीन एनर्जी इन इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये रेस किसने किया है? तो ये इंडिया के लिए है कि भारत में एक ग्रीन क्लाइमेट फंड भारत को मिलेगा, तो ये मिलेगा $200 मिलियन, ठीक है। अभी देगा कौन? तो ये देगा, ये किसने जारी किया है? ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो ADB ने कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जारी करेगी, किसके लिए? भारत के लिए $200 मिलियन का ये फंड होगा। उसके बाद है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है? रिसेंटली इन विच कंट्री द माइक्रोसॉफ्ट शट डाउन इट्स ऑपरेशन? ये अभी हाल ही में ये पाकिस्तान में कर दिया है। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है इस समय बहुत ही दयनीय है, और वहाँ पर जो है जो GDP का ग्रोथ है वो भी कम हो गया है, और एक तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही है। इसीलिए जो है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने निर्णय लिया और पाकिस्तान में अपना संचालन बंद कर दिया है। जो भी प्लांट लगे हुए हैं पाकिस्तान में, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं जहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट के ब्रांड्स हैं, उनको सभी को शट डाउन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2025 में स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव अ स्टार इन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2025? ये बनी है दीपिका पादुकोण, ठीक है। नेक्स्ट है, जूलियन मैकमोहन किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जूलियन मैकमोहन ये ऑस्ट्रेलिया के अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, और के बाद में जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी है, नदी जो है वो वहाँ पर मरे एंड डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में भी पूछा जाता है, और विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में भी पूछा जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। उसके साथ साथ वहाँ पर एक ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कोरल रीफ है, सबसे बड़ी कोरल रीफ पूरे वर्ल्ड में, वो क्वींसलैंड है पूर्वी छोर पर। तो वहाँ पर जो ऊपर में क्वींसलैंड है उसके बगल में जो है ग्रेट बैरियर रीफ भी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? देखिए, पहला सहकारी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है भारत में, और इसका जो है शिलान्यास हो चुका है। ये त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय पहला सहकारी विश्वविद्यालय है। सहकारिता कहते किसे हैं पहले ये जान लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सहकारिता कहने का मतलब है 2 या 4 लोग मिल करके कोई काम करें, कोई ऐसा काम जो नया काम हो, उसको जो है एक दूसरे के सामंजस्य से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सामाजिक उत्थान के हिसाब से भी जो है कोई काम अगर 3-4 लोग मिलकर के स्टार्ट करते हैं उसको छोटी सी जगह में, तो इसको जो है सहकारिता कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय ये पहला विश्वविद्यालय है जो सहकारिता के क्षेत्र में है, और इसको जो है स्टार्ट किया गया है आनंद में।
इस तरह से आनंद आनंद जो है लिखा जाता है वहाँ पर, तो गुजरात में, तो और आनंद में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो कितने प्रतिशत की कटौती की है टोल टैक्स में? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोल टैक्स रिडक्शन हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड ऑन मेजर हाईवेज? सो ये जो कटौती की है ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि इसके लिए 50% की कटौती की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50% टोल जो है वो रिड्यूस किया गया है। जितना किसी टोल प्लाज़ा पे अगर जाएंगे तो जितना अभी तक आप टोल देते हैं उससे आधा टोल आपको लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी बात अभी चल रही है कि फास्टैग को जो है ख़त्म किया जाएगा और एक तरह से सालाना पास के रूप में फास्टैग दिया जाएगा, और उसको जो है बार बार जो है जो लोग उस मार्ग से गुजरते हैं तो कुछ किलोमीटर का दायरा होगा, वो किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है उसको बार बार जो है ये फास्टैग लगाने की या फिर टोल देने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके लिए जो सालाना पास के रूप में उसको जो है एक मुश्त धनराशि जो है वो देनी होगी, और उसके बाद जो है वो उस टोल को कितनी भी बार जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। तो इसको भी अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने की ऑफ द सिटी सम्मान से दिया है? की ऑफ द सिटी सम्मान दिया है मोदी जी को अभी हाल ही में अर्जेंटीना में। इनको की ऑफ द सिटी, की टू द सिटी, माफ़ कीजिएगा, की टू द सिटी ये सम्मान दिया गया है। तो पहला तो साइप्रस का आप देख लीजिए कि साइप्रस ने सर्वोच्च सम्मान दिया इनको। फिर दूसरा कंट्री साइप्रस के बाद घाना था जिसने सर्वोच्च सम्मान दिया। फिर तीसरा कंट्री त्रिनाद एंड टोबैगो बना, त्रिनाद एंड टोबैगो, ठीक है। और उसके बाद में चौथा कंट्री अभी अर्जेंटीना है, लेकिन अर्जेंटीना ने इनको सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया है। ये कौन सा सम्मान दिया है? अर्जेंटीना का सम्मान है की टू द सिटी, ठीक है। बाकी इन तीनों में, इन तीनों का सर्वोच्च सम्मान जो है वहाँ का, जैसे भारत रत्न हमारा है, तो उन देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो मोदी जी को दिया गया है। अभी जो इनकी 2 से लेकर के 9 तारीख तक की जो यात्रा है, ठीक है। उसके बाद इसमें ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील में गए थे, ब्रिक्स की 17वीं मीटिंग थी, उसमें इन्होंने भाग लिया। नामीबिया भी गए, घाना, नामीबिया और त्रिनाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, उसके साथ साथ फिर ब्राज़ील। तो ये सभी कंट्रीज़ जो है ये एक साथ वहाँ पर गए हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो मेजर जो करंट अफेयर्स थी वो मैंने आपको बताई, और अब जो है डेली करंट अफेयर्स आपको कंटिन्यूटी में मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस क्लास को एंड करने से पहले मेरा फिर से सभी से कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और साथ साथ ये भी कहना है कि इसके साथ साथ अब हम, चूँकि आर ओ के लिए लगभग 20 दिन या 18 दिन ही बचे हैं पेपर होने हैं प्रीलिम्स में, तो अब जो भी हम लेके चलेंगे तो करंट अफेयर्स के साथ साथ जो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम डेली जो है 20 क्वेश्चन उठाएंगे एक सब्जेक्ट के, या फिर जो एक चैप्टर के, या कह सकते हैं सब्जेक्ट के ही उठाएंगे बल्कि, या फिर पॉलिटी की उठा लेंगे या फिर ज्योग्राफी की उठा लेंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे जिनकी आने की संभावना एग्ज़ाम में ज़्यादा हो। तो इसको लेकर के अगर हम 20 क्वेश्चन भी प्रतिदिन करेंगे तो 20 को अब 400-500 क्वेश्चन तो है, नहीं कर पाए तो कम से कम 400 क्वेश्चन, नहीं तो 350 से ज़्यादा क्वेश्चन तो हम लोग निपटा ही देंगे। तो वो उनमें से जो है मैं निश्चित बात बता सकता हूँ कि उस तरह के क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी आने की संभावना जो है एग्ज़ाम में आर ओ के प्रीलिम्स में वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।